Hi, am I live? Hi, am I live? Am I live? Yes, I am live. You can see me. I can see myself. But the thing is, Hi, am I live? I Am I live? I don't know the Yes, I am ID live. You to can see this me. I can iPad. see myself. So ये सिर्फ गुरजीत सर ही हमें बता सकते हैं. तो एक मिनट. स्टार्ट कर दिया. पास कोड क्या है सर? व्हाट हैपन? एक मिनट बच्चों, रुक जाओ. माइक इज स्टिल ऑन. हाँ जी. आज मैं iPad पहली बार यूज़ कर रही हूँ, सो थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्टी फेस कर रही हूँ. डिफ़िकल्टी तो क्या, सीख रही हूँ सो कैसे यूज़ करना है. सो अभी मैं दिख रही हूँ, सुन रही हूँ. iPad पहली बार यूज़ कर रही हूँ, सो थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्टी फेस कर रही हूँ. डिफ़िकल्टी तो क्या, सीख रही हूँ सो कैसे यूज़ करना है. सो अभी मैं दिख रही हूँ, सुन रही हूँ. मैम बोर्ड पे अच्छा रहता है. अच्छा ठीक है. और कुछ हो? सो ये एक्चुअली गुरजीत सर का iPad है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं. जैसे कि ये सर ने लिखा था अभी अभी, फंक्शन ऑफ रीनल टीब्यूल्स. चेंज कर लेते हैं इसको. फंक्शन ऑफ रीनल टीब्यूल्स. ठीक है जी. प्लस यहाँ पे कोड आ रहा है, सर का कोड आ रहा है. आना मेरा कोड चाहिए था, ऋतु RITU, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. चलो शुरू करते हैं. आज की क्लास थोड़ी सी अलग होगी और थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी. बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वही चीज़ आप लोगों को समझा सकूँ जैसा कि मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझाती हूँ. और कोई भी अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, उसी चीज़ को. आज का जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, माने कि आज हमें सीखना है PCT में क्या होता है, DCT में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है. अल्टीमेटली बेसिकली ये सारी चीज़ों में जो ट्यूबुलर फ्लूइड है उसके साथ क्या क्या होता है वो हम आज बात करेंगे. और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, हालांकि कलेक्टिंग ट्यूब जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, कलेक्टिंग डक्ट. लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में भी उस फ्लूइड के साथ क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट. ओके, so I can use it till here, I guess. No, I can use it till here. Wow. And I can use here. I can use all parts of it. Okay, good, nice. थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ. अनअकैडमी पे मेरे प्लस कोर्सेज की शुरुआत हो चुकी है. मेरे प्लस कोर्स का स्टार्टिंग डेट था 27 मई, जिसमें मैंने प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया है. तो अभी उसकी एक ही क्लास हुई है. आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं. कल ही मैंने एक क्लास ली है, उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है जी. प्लस पे नया बैच जो इसके बाद वाला बैच है दैट इज़ ऑन 9 जून. 9 जून से बैच है. प्लांट फिजियोलॉजी के बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं वो आप यहाँ पे चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 वो आप यहाँ पे पढ़ोगे. ये बैच 9 जून से लेके 13 जुलाई तक चलेगा. और फिर 14 जुलाई से आगे एक नया बैच होगा जो
प्लस के बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी, वो मैं पढ़ाऊँगी। ये बैच वैसे तो 2022 और 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन 21 के स्टूडेंट्स जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी मुझसे नहीं पढ़ी थी वो भी इस बैच को लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है। अब तक तो आप लोगों को ये बात पता चल ही गई है। नीट सेक्शन में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन देखना होता है, अपना समय चूज़ करना है आपको कितने समय के लिए, 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है, वो आपको सोचना है। उसकी जो फीस है वो पे करनी है, लेकिन फ़ीस पे करने से पहले यहाँ पे नीचे एक कोड के लिए जगह आएगी, यहाँ पे आप कोड डालेंगे RITU। ये कोड डालते ही आपको 10% ऑफ हो जाएगा आपकी फ़ीस में से, फिर आप फ़ीस पे करेंगे। और अभी एक ऑफ़र चल रहा है, ये कोड डालते ही आपको 1 साल पे 3 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा और 2 साल पे 4 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और ये ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है, मुझे तो लगा था ख़त्म हो गया है, बट अभी मुझे पता चला कि ये अभी भी चल रहा है, तो आप ये अवेल कर सकते हैं ऑफ़र। ठीक है जी। 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आई होप आप उसको लगा रहे हैं। सो फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, यूरिन फॉर्मेशन में आपके पास 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं, इससे लिख के देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से बात कर रहे हैं बस। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर यही चीज़ मैं तुम लोगों को डायग्रामेटिक तरीके से दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा। ये एक नेफ्रॉन है, ये उसका PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये DCT है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो जो पहला स्टेप है दैट इज, ये ग्लोमेरुलस है, ये इफरेंट आर्टेरियल है। पहला स्टेप जो है, ओके आई हैव रेंज ऑफ कलर्स हियर, नाइस। यहाँ से बहुत सारा लिक्विड बोमेंस कैप्सूल में आना। सूसू बनाने के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली आप ब्लड में से, ओके तुम लोग को ये प्लेटफॉर्म ठीक लग रहा है, तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो? हाँ जी मेरे बच्चों, मुझे बताओ ये प्लेटफॉर्म ठीक लग रहा है? मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ मैं साथ साथ में लिख पाती हूँ। बोर्ड पे क्या होता है, मुझे पीछे मुड़ के लिखना पड़ता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें लिखते नहीं हूँ, सिर्फ बोल के बता देती हूँ। बट यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगी मैं यहाँ पे साथ साथ में ड्रॉ कर सकती हूँ। और इसमें यहाँ पे कलर्स की रेंज बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो क्या तुम लोग को ये प्लेटफॉर्म ठीक लग रहा है? iPad इज़ मच बेटर देन बोर्ड, गुड। सो आई डोंट यूज़ रेड कलर, ओके मैं रेड, कोई ब्राइट रेड यूज़ कर लूँगी, पिंक यूज़ कर लूँगी। बिल्कुल अच्छा है, वाह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे इतने अच्छे कमेंट आएंगे। बिशल यादव को नहीं अच्छा लग रहा, डैनिश इकबाल को नहीं अच्छा लग रहा, क्यों भाई? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, हम ऐसा कर सकते हैं, दूध पीते हैं तो सूसू मिल्की क्यों नहीं होता? कौन बोला ये? दूध ब्लड में मिल्की थोड़े पे चले जाता है, दूध ब्रेक डाउन हो जाता है ना बेटा, जब ब्लड में उसके सब्सटेंसेस जाते हैं तो वो मिल्की थोड़े पे होते हैं। जब तो ब्लड ही मिल्की नहीं होता दूध से, तो यूरिन कैसे मिल्की हो जाएगा? ब्लड का ब्रेक, इसका दूध का ब्रेक डाउन हो जाता है ना, जिसमें लैक्टोज होती है, बाकी चीज़ें होती है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। पुराना ही ठीक था। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, गिव इट सम टाइम, गिव इट से 5 क्लासेस, गिव इट 5 क्लासेस, आपको 5 क्लासेस में इतने मज़े आ जाएंगे, ठीक है? आप कहोगे मैम यहीं पे ही पढ़ाओ, ठीक है? अगर 5 क्लासेस में तुमको मज़े नहीं आए, ठीक है, तो आई विल थिंक कि भैया मैं बोर्ड पे वापस ले सकती हूँ, ठीक है? सो 5 क्लासेस दो अभी से। देखो कोई भी नई चीज़ आती है तो हमारी दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? सो अभी कुछ समय तो दो इस चीज़ को एडजस्ट होने के लिए, राइट? चलो बात करते हैं। सो पहला स्टेप जो है, देखो ब्लड से ही सूसू बनता है ना? तो ब्लड से पहले हमें यहाँ पे वाटर कुछ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बोमेंस कैप्सूल में निकालना पड़ेगा। देन अपने को पता है क्या क्या, ग्लूकोज होता है, देन आयंस होते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है? लेकिन
यहाँ तो बहुत ज़्यादा फिल्टर होता है। कितना फिल्टर होता है यहाँ पे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है भैया अपना? यहाँ पे जो फ्लूइड निकलता है ये तो बहुत ज़्यादा है ना। कितना फ्लूइड है यहाँ पे? यहाँ तो 125 ml प्रति मिनट निकलता है, या फिर 180 लीटर्स प्रति डे निकलता है। तो इतना तो सूसू नहीं बन पड़ता। अरे यार, इसकी चार्जिंग क्यों नहीं लगी हुई है? एक मिनट बच्चों, इसका चार्जर कहाँ है? Do you have a free port there? तो इतना सूसू तो नहीं बनता जितना फिल्ट्रेट यहाँ से निकल रहा है, पानी यहाँ से निकल रहा है। तो ये ज़्यादातर पानी, ये जो कैपिलरीज यहाँ पे दोबारा से बनेंगी, जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, ज़्यादातर पानी जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब जो तुमने फिल्ट्रेट निकाला था उसका 99% पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से और डीसीटी से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, दिस इज़ द सेकंड स्टेप। एंड कुछ चीज़ें जो ब्लड में गंदी रह गई थी, वो कहते हैं यार ब्लड इस यूरिन में डालो इसको, तो कुछ चीज़ें जो ब्लड को अपनी साफ़ करनी थी वो फिल्ट्रेट में डाल देंगी। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप, रीनल सिक्रेशन। ये 3 स्टेप है। अब तक तो तुम लोगों को याद हो गए होंगे ये 3 स्टेप्स, क्यों? ठीक है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। एक स्टेप जो तुम लोग पूरी तरीके से सीख चुके हो पिछली क्लासों में, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तुम लोगों को डिटेल में आ चुका है, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, कैसे कैसे होता है। आज हम शुरू करेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन से। चले देखो, थोड़ा सा इसका इनलार्ज डायग्राम बना लेती हूँ मैं। दिस इज योर बॉमन्स कैप्सूल एंड अब मैं पीसीटी बहुत बड़ा बना रही हूँ। दिस इज द पीसीटी नाउ, दिस इज द पीसीटी, क्योंकि अभी हम पीसीटी के बारे में ही बात करेंगे। अब बॉमन्स कैप्सूल जो है वो बना हुआ था स्क्वामस एपिथेलियम का। अंदर की साइड भी स्क्वामस एपिथेलियम था, लेकिन यहाँ पे स्पेशल सेल्स थे जिनको हमने बोला था, नाम लिखेंगे चैट में, पोडोसाइट्स। पीसीटी के सेल्स कौन से हैं? पीसीटी के सेल्स कौन से हैं? पीसीटी के सेल्स होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, मैंने तुम्हें पहले बताया था। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स जिनके पास माइक्रोविलाई है। तो अब इनको बनाने के लिए मुझे ये हल्का सा ये मिटाना पड़ेगा पार्ट, और इसको बेटर तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ से सेल्स बना लूँ। सपोज दिस इज 1 cell, this is the second cell of PCT। ठीक है, सिमिलरली इस साइड पे भी होंगे, लेकिन इस साइड वाले मैं बना नहीं रही। ऑफ कोर्स अगर ट्यूब है तो हर साइड पे वही सेल्स होंगे, इधर भी होंगे इधर भी होंगे, पर मैं इधर वाले बना नहीं रही। ठीक है, सो इसको मैंने क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। तुम्हें मैंने इसका रीज़न बताया था ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल क्यों होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी से होता है बेटा। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से होता है। तो जहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब करनी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें रीएब्जॉर्ब करनी होती हैं, वहाँ पे आप माइक्रोविलाई बनाते हो। क्योंकि यार एक ना मेरे को आज ना मैं थोड़ा सा आई डोंट नो कुछ अलग सा फील कर रही हूँ। हालांकि मैं प्लस पे ऐसे पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसा नहीं फील करती, क्योंकि आदत हो रखी है। यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा सा ऐसा फील कर रही हूँ, तो प्लीज़ बियर विद मी। थोड़ा सा मेरी फ़ोटो इधर उधर हो जाती है, शक्ल इधर हो जाती है, अजीब सा फील करने लगती हूँ। प्लीज़ बियर विद मी, ठीक है। इस क्लास में तुम लोग को फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पूरा समझ के जाएगा, वो मेरी प्रॉमिस है। बस मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड लग रहा है, कभी मैं ऐसे यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है ना, तो अजीब सा लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, द क्लास इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, बट
मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बस ये बात है और कोई बात नहीं है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है 70 to 80% ऑफ वाटर एंड आयंस यहीं से रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो भैया इतनी रीएब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हें, मेरे कुत्ते, इतनी रीएब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हारे पास माइक्रोविलाई होनी चाहिए, ब्रश बॉर्डर होना चाहिए। आपको पता है, मैं तुम्हें ये दिखा देती हूँ किससे कितनी रीएब्जॉर्प्शन होती है। इधर देखो, दिस इज योर PCT, this is your loop of Henle, this is your DCT, this is your collecting duct। हर मिनट में 125 ml फ्लूइड यहाँ से आता है और उसका जो सूसू बनता है दैट इज ओनली 1 ml। 125 ml में से 1 ml सूसू बन पाता है, ठीक है। तो मतलब 124 ml जो है वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया अपना। यार ये क्यों भौंक रहा है यार मेरा डॉगी, वो अंदर आना चाहता है बेसिकली मेरे पास। मेरे को 1 मिनट दो, मैं उसको ले ही आती हूँ अंदर, नहीं तो वो मेरे को पढ़ाने नहीं देगा। एक बार रुको। ओके, सो 125 ml जब 1 मिनट में पानी यहाँ से आता है तो सिर्फ 1 ml है। यूरिन एसिडिक क्यों होता है बेटा, बताऊंगी, रुक जाओ बताऊंगी। डॉगी को दिखा दूंगी, एक बार पहले थोड़ा पढ़ो। तो सिर्फ 1 ml जो है वो सूसू बनता है, तो वो बाकी 124 ml कहाँ गया? ऑब्वियसली वो बाकी 124 ml जो है ब्लड में वापस चला गया, रीएब्सॉर्ब हो गया। तो जितना फ्लूइड यहाँ पे आया 99% से भी ज़्यादा ऑफ इट इज़ रीएब्सॉर्ब्ड। क्या ये एनसीईआरटी में लाइन है? 99% से भी ज़्यादा इज रीएब्सॉर्ब्ड, बिल्कुल एनसीईआरटी में लाइन है, इसलिए आप लोगों को ये याद रखनी है 99% से भी ज़्यादा। और इस 99% में से हालांकि जो अच्छी बुक्स हैं वो डिफ़र करती हैं, वो कहती है 65% पानी जो है वो पीसीटी से रीएब्सॉर्ब होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है 70 to 80% ऑफ वाटर एंड आयंस आर रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द पीसीटी। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है हम वो लर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में ही आएगा। बाकी कुछ लूप ऑफ हेनले से रीएब्सॉर्ब होता है, यहाँ से रीएब्सॉर्ब होता है, बाकी डीसीटी से यहाँ से रीएब्सॉर्ब होता है, और कलेक्टिंग डक्ट से भी रीएब्सॉर्ब होता है। सो पीसीटी इज द मेन वाटर एब्सॉर्बर, ठीक है जी। कैसे इतना पानी कैसे एब्सॉर्ब हो रहा है, अब हम ये सीखेंगे। ये ब्लड वेसल बना लेती हूँ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बना रही हूँ, ठीक है। तो होता क्या है पीसीटी में बाहर की साइड, दिस इज कॉल्ड बेजोलेटरल मेम्ब्रेन। बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं एपिकल मेम्ब्रेन। हालांकि ये नाम मैं तुम्हें लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि तुम्हें कभी भी आएगा नहीं। ये एपिकल मेम्ब्रेन है, मतलब टॉप की मेम्ब्रेन है जिसमें माइक्रोविलाई है, और जो नीचे वाला है बेजोलेटरल मेम्ब्रेन है। बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन लगा होता है बहुत सारे अमाउंट में। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। इस पंप के बारे में शायद तुम जानते हो। ये पंप क्या करता है, ये सेल्स के सरफेस पे जब भी लगता है, मान लो ऐसे लगा है, तो ये क्या करता है, ये बाहर सेल्स से बाहर
3 सोडियम फेंकता है और ये सेल के अंदर 2 पोटेशियम फेंकता है। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जो सेल के आसपास फ्लूइड होता है, उससे 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है और सेल के ल्यूमेन से या सेल के साइटोप्लाज्म से 3 सोडियम बाहर फेंकता है। इसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। पंप क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ यूजिंग एनर्जी। ऐसा करने के लिए ये 1 ATP का इस्तेमाल करता है, 1 ADP बना दिया। ठीक है जी। ये पंप हमारी बॉडी के सभी सेल्स में लगे होते हैं, सभी सेल्स में लगे होते हैं। और इन पंप्स की वजह से ही जो पोटेशियम है वो हमारे सेल्स के अंदर का इंट्रासेलुलर मोस्ट अबंडेंट आयन है। इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है। और सोडियम ज़्यादातर आपको बाहर मिलता है। ठीक है जी। अब यहाँ से नीट के कितने क्वेश्चन बन गए, जो ये वाला स्लाइड है आपका। पहली बात तो पंप जो है कितना सोडियम बाहर फेंकता है, कितना, ये नीट 2015 से 20 के बीच में पेपर किसी नीट में आया हुआ है, मुझे याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कितना सोडियम बाहर फेंकता है और कितना पोटेशियम अंदर फेंकता है, या फिर कितना उल्टा भी दिया हुआ था कि पोटेशियम बाहर फेंकता है, सोडियम अंदर फेंकता है। इस तरीके से चॉइसेस दी हुई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपकी NCERT की लाइन है, तो आपको कभी भी नीट में आ सकती है कि मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर आयन कौन सा है। तो आई होप आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हो। ठीक है। तो ये जो पंप्स हैं ये इसकी इस वाली मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, सेल से बहुत सारा सोडियम, 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, ठीक है, और ब्लड से पोटेशियम अंदर फेंक रहा है, 2 पोटेशियम अंदर फेंक रहा है। ठीक है। अब ये सोडियम जब यहाँ पे निकल गया तो कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ये ब्लड में जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली सेल से सोडियम निकल के ब्लड में जा रहा है और ब्लड से पोटेशियम निकल के सेल में जा रहा है। अब अगर यहाँ पे सोडियम की कमी हो गई, इस सेल में सोडियम की कमी होगी, तो सोडियम कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो सोडियम था, जो इसमें ग्लोमेरुलर फ्लूइड में जो सोडियम है, ये इसके पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कमी है, अंदर सेल के अंदर जो कमी है उसको पूरी करने के लिए भागेगा। ठीक है। तो सोडियम जो है, हम देखो यार, हमने सूसू में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ भेजनी नहीं है। सूसू में हमने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के फिर सूसू बनाना है। हम अपना सोडियम नहीं देंगे सूसू को, थोड़ा सा ही सोडियम देंगे। हम अपना ग्लूकोज नहीं देंगे सूसू को, हम अपने अमाइनो एसिड्स नहीं देंगे सूसू को, हम बाइकार्बोनेट आयन नहीं देंगे सूसू को। भैया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? pH मेंटेन करता है। ठीक है। सोडियम क्या करता है? इतना इंपॉर्टेंट आयन है सोडियम, नहीं वेस्ट कर सकते। तो पानी देंगे हम सूसू को? नहीं। कितना पानी देंगे? सिर्फ 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर एक दिन में सूसू बनाएंगे, उससे ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट करेंगे हम। तो आज के लेक्चर का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि सूसू से चीज़ें कैसे छीनी जाएं। सूसू तो नहीं बोल सकते इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से या रीनल फिल्ट्रेट से चीज़ें कैसे छीनी जाएं। तो आज के लेक्चर का एक्चुअल नाम होना चाहिए हाउ टू स्टील थिंग्स। थिंग्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट से चीज़ें कैसे छीनी जाएं, आज हमने बस ये सीखना है और कुछ नहीं सीखना हमने। तो पहली चीज़ जो हम पीसीटी में छीन रहे हैं वो है सोडियम। हम कह रहे हैं जाने नहीं देंगे तुझे पैम पैम पैम, जो भी। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे तगड़े खतरनाक चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? देखो, तुम्हें पता है पानी की बीवी होती है इट इज़ लाइक अ हस्बैंड, और पानी की वाइफ क्या होती है? बहुत सारी वाइफ होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि आयंस, जैसे कि यूरिया, जैसे कि प्रोटीन्स। वाइफ का मतलब क्या है? इसकी वाइफ्स का नाम है ऑस्मोलाइट। क्या कहना चाह रही हूँ मैं इस स्लाइड में कि भैया पानी की कुछ बीवियाँ होती हैं जिनको ऑस्मोलाइट्स बोलते हैं। जहाँ पानी जाता है वहीं उसकी बीवियाँ जाती हैं, और जहाँ उसकी बीवियाँ जाती हैं वहीं पानी जाता है। ये नेचर का रूल है। अगर पानी और आयंस अगर फ्रीली मूवेबल है तो ज़रूर जाएंगे। अब देखो इस स्लाइड में, देखो यहाँ पे कौन जा रहा है?
पानी की बीवी जा रही है, पानी की बीवी सोडियम जा रही है, तो इसके पीछे पीछे कौन जाना चाहेगा? इसके पीछे पीछे जाना चाहेगा पानी। तो बेटा इसकी बेजोलेटरल मेम्ब्रेन में यहाँ पे कुछ और प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स आर चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन का मतलब ये होता है कि इनके बीच में एक ऐसे चैनल बनी होती है ऐसे, एंड दे विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू देम। तो इनके पीछे पीछे पानी भी भाग लेगा। वाटर ड्यू टू गोइंग ऑफ सोडियम अवे, सोडियम के पीछे पीछे भाग लेगा ब्लड में। दैट इज हाउ 70 to 80% ऑफ वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी। पहले सोडियम भागता है, सोडियम के पीछे पीछे वाटर भागता है, लेकिन सोडियम सिर्फ ये काम नहीं करता। सोडियम बहुत चालाक है। सोडियम कहता है कि यार अगर मैं जा ही रहा हूँ, इतना एनर्जी में वेस्ट कर रहा हूँ जाने के लिए, तो क्यों ना मैं कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ों को ले चलूँ, ठीक है। जैसे कि इधर देखो, इसकी इधर वाली मेम्ब्रेन में कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। कहाँ लिखूं? यहां लिख देती हूँ, को ट्रांसपोर्टर्स। को ट्रांसपोर्टर्स कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, जब सोडियम अंदर जाने की कोशिश करता है, जब सोडियम यहाँ से मान लो अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वो कहता है जाने नहीं देंगे तुझे। सिंपली सोडियम को जाने नहीं देंगे। ये सब जगह लगे हुए हैं, ये को ट्रांसपोर्टर्स सब जगह लगे हुए हैं। ये कहते हैं कि हम तुझे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक तू एक ग्लूकोज को अपने साथ नहीं लेके जाएगा, ठीक है। देखो ग्लूकोज के पास जाने का कोई जरिया है नहीं, लेकिन सोडियम के पास है। क्यों? सोडियम को अंदर खींचा जा रहा है। अंदर कैसे खींचा जा रहा है? यहाँ पे सोडियम नहीं है ना, इस सेल में सोडियम नहीं है ना, तो यहाँ पे सोडियम की कमी। अब तुम्हें पता है चीज़ें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, तो सोडियम तो जा रहा है, सोडियम तो खींचा जा रहा है, लेकिन ग्लूकोज को कौन खींचेगा? तो हम रूल बना देते हैं यहाँ पे कि जब तक सोडियम नहीं जा सकता, जब तक ये ग्लूकोज को अपने साथ लेके नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्टर्स। ये अपने सिम्पोर्ट में भी आप पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। सिम्पोर्ट जानते हो? सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट क्या होता है? कोई दो आयन जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, और वो तभी दोनों पास कर सकते हैं जब दोनों जाएंगे। सोडियम अकेला नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ग्लूकोज भी चला गया। अब ग्लूकोज यहाँ तक आ गया तो ग्लूकोज क्या करेगा? ब्लड में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए। सोडियम तब तक नहीं जा पाएगा जब तक अमाइनो एसिड को साथ नहीं लेके जा पाएगा। तो सोडियम जाएगा, इसके साथ अमाइनो एसिड भी जाएगा। लो जी, अमाइनो एसिड भी ब्लड में, ठीक है जी। तो इस तरीके से सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स का ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये पोटेशियम जो इतना भर गया है यहाँ पर, कौन सा कलर यूज करें यार? वाइट। ये पोटेशियम जो इतना भर गया है यहाँ पर, ये पोटेशियम कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? इसको यहीं जाना पड़ेगा, और कहाँ जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है, जो मैं व्हाइट में बना रही हूँ वो सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है जी। बाकी जो इधर जा रहे हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब देखो तुम्हें हाइड्रोजन का सिक्रीशन भी दिखाती हूँ। हाइड्रोजन का सिक्रीशन कैसे होता है? कुछ और प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्टर से उल्टा होता है, सिम्पोर्ट से उल्टा होता है, एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट्स क्या कहते हैं? तुम्हें जाना है तो जाओ सोडियम, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तभी जा पाओगे जब एक एच पॉजिटिव को यहां से यहां फेंकोगे। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन लगे हुए हैं, वो अलग अलग प्रकार का काम करा रहे हैं। क्या बोला मैंने? दोबारा से देखो, इधर दोबारा बना रही हूं यही चीज। मान लो ये सेल है, ठीक है। सोडियम को तो यहाँ पे खींचना ही खींचना है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है ना, सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, तो सोडियम तो यहाँ से बाहर जाएगा ही। लेकिन सोडियम के अंदर खींचने से उसकी एनर्जी यूज करके हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे सिम्पोर्ट से
सोडियम और ग्लूकोज को साथ में भेज रहे हैं, सिम पोर्ट से सोडियम और अमाइनो एसिड को साथ में भेज रहे हैं। लेकिन एक और एंटीपोर्ट भी हम यूज़ करते हैं जहां हम सोडियम को तभी भेजने देते हैं जब यहाँ से एक H पॉजिटिव अंदर फेंकेगा, क्योंकि H पॉजिटिव हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। H पॉजिटिव विलन है। H पॉजिटिव इज लाइक अ डेंजरस केमिकल। वाई? बिकॉज इट इंक्रीजेज द pH ऑफ आवर बॉडी। इतना एसिडिक pH नहीं चाहिए ना यार बॉडी में, एसिडिक pH नहीं चाहिए। तो H पॉजिटिव को फेंक दो ना। ज़्यादा पोटेशियम भी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है पोटेशियम क्यों फेंक रहे हैं हम यहाँ से? ज़्यादा नहीं चाहिए, गंदा होता है बॉडी के लिए, खराब होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों की सिक्रीशन देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि H पॉजिटिव एंटीपोर्ट के थ्रू। ठीक है जी, मैं कोड ट्रांसपोर्टर हटा देती हूँ क्योंकि कोड ट्रांसपोर्टर देखने में गंदा लग रहा है। सिम्पोर्ट लिख देती हूँ, सिम्पोर्ट अच्छा लग गया तुम्हें, है ना? सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट। ठीक है, बाकी आयंस का क्या होता है? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आयंस हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि क्लोरीन। इनका क्या होता है बेटा? ये सब की सब पानी की बीवियां हैं। इनफैक्ट K पॉजिटिव भी पानी की बीवी है। सारे आयंस पानी की बीवी होते हैं। दीज विल रन आफ्टर द वाटर, क्योंकि पानी जा रहा है, ये पानी के पीछे पीछे सिंपल डिफ्यूजन से ब्लड में पहुंच जाएंगे। सो इनका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, क्लोराइड का और कुछ पोटेशियम का। अब तुम कहोगे मैम पोटेशियम का तो रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, पोटेशियम का तो सिक्रीशन भी हो रहा है। बेटा सिक्रीशन ज़्यादा होता है, सिक्रीशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखो सिक्रीशन ज़्यादा होता है और रीएब्जॉर्प्शन कम होता है। तो जब हम बात करते हैं ओवरऑल की क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं कि यार सिक्रीशन ही हो रहा है, ओवरऑल तो सिक्रीशन ही हो रहा है। पीसीटी समझ में आ गई है? पीसीटी समझ में आ गई है? बोलो। मैम इज दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट? किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? किसकी? भारती भार्गव अपने क्वेश्चंस पूछेंगे अभी। देखो सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अच्छा अब बताओ मुझे, अब कैसा लग रहा है यहां से पढ़ के? कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? मुझे एक बार आइडिया दो, अब कैसा लग रहा है यहां से पढ़ के? ये नीट में आएगा, बिल्कुल आएगा। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा लग रहा है? 2-3 दिन रुको, यहाँ पे तुम्हें बहुत मजे आने लग जाएंगे। अब देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा दोबारा से बात बताती हूँ। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। देखो पीसीटी बना लो, पीसीटी बना लो, यहाँ पीसीटी के सेल बना लो। ठीक है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल बना लो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप लगा रही हूँ और यहाँ से सोडियम खींच रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ, तो क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? ये बिल्कुल एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो यार ट्रांसपोर्ट ना, अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुमने पूछ लिया तो मैं पढ़ाती हूँ। अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, नोट करोगे इसको, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। 2 प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव एंड एक्टिव। ठीक है, पैसिव वो होता है जिसमें कोई एटीपी नहीं लगेगा, एक्टिव वो होता है जिसमें एटीपी यूज होगा। पैसिव हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो यार पानी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, तो तुम्हें बस बीच में से गेट खोलना है और पानी अपने आप बह जाएगा। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। आपको कोई एटीपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है
ऑलरेडी कहीं हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसी चीज़ की, वहाँ से वो बह जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पानी नीचे है, पहाड़ी के नीचे पानी है, आपको पहाड़ी की चोटी पे पहुंचाना है, तो मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए। कैसे? आप पंप लगाओगे, आप ट्यूबवेल लगाओगे, ट्यूबवेल में भी पंप होता है, बेसिकली आप कुछ भी लगाओगे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, उसमें आप एनर्जी यूज़ करोगे, जिसमें आप एनर्जी यूज़ करोगे एटीपी यूज़, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये हमेशा लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए होता है, लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाने के लिए होता है, ये हमेशा हाई टू लो जाने के लिए होता है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आगे दो प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल सी बातें हैं सुनो, एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, फिर मैं तुम लोगों से पूछूंगी क्या हो रहा था यहाँ, कौन सा पैसिव है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा सिंपल डिफ्यूजन है, कौन सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कौन सा क्या है, मैं तुम्हें पूछूंगी, तुम लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन है, कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन इस तरीके से लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे। कोई चीज़ जब लिपिड सॉल्युबल हो और बहुत छोटी हो साइज में, पोलर ना हो, जैसे कि CO2 गैस या O2 गैस, साइज में बहुत छोटा, स्मॉल साइज, नॉन पोलर। अगर कोई चीज़ है, नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें कोई आयनिक चार्ज ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, वो आराम से इसके बीच में से निकल जाता है हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं बेटा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? ये मेम्ब्रेन है अपनी, ये लिपिड मेम्ब्रेन है, जब आपको ऐसी चीज़ें निकालनी हो जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल भी लिखना चाहिए था, ये जनरली लिपिड सॉल्युबल चीज़ों को ही निकाल पाता है। देखो यार, लिपिड अपने साथी को ही निकलने देगी, लिपिड वालों को ही निकलने देगी। अब मान लो यहाँ पे कोई आयन है, सोडियम है मान लो, ठीक है, कोई चार्ज्ड आयन है, तो बेटा ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, दिस इज वाटर सॉल्युबल। आयन्स आर पोलर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, वाटर सॉल्युबल। तो लिपिड कहता है मैं तुझे क्यों निकलने दूँ, हालांकि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, यहाँ पे ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन फिर भी नहीं निकलने देगा लिपिड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगा देंगे, वी विल गिव देम सम प्रोटीन्स, और प्रोटीन के बीच में रास्ते बना देंगे, ठीक है। तो ये इसमें से आराम से निकल जाएगा बिना यूज ऑफ एटीपी के, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही ना, सुनो, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही ना, मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रही ना, हाँ जी माही, हाँ माही, तुम्हारा ही नाम ले रही हूँ बेटा, तेज तो नहीं पढ़ा रही हूँ, मुझे बता दो एक बार, समझ में आ रहा है ना। ADH बताऊंगी, एशियन चिल्ड्रंस अकेडमी, ADH बताऊंगी बेटा। यार देखो, मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, ये वाले प्लेटफॉर्म के साथ मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ। मैं भी कुछ ना ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, एकदम से इतने सारे कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, और मुझे लगता है कि मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ मैं लिख पा रही हूँ, तो मैं ना बहुत ऐसे लिख के पढ़ा देती हूँ, तो मुझे भी नहीं पता अभी कि मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही, 1-2 दिन मुझे भी लगेगा एडजस्ट होने में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुना, तो प्राइमरी एक्टिव में क्या होता है, अभी यहाँ पे एक और स्लाइड चाहिए अपने को प्राइमरी एक्टिव समझाने के लिए। प्राइमरी एक्टिव में क्या होता है, मान लो ये सेल है, यहाँ पे पंप लगा है, सोडियम पोटेशियम पंप लगा है, तो यहाँ पे ये एटीपी यूज करके यहाँ से 3 सोडियम पकड़ के बाहर फेंक रहा है,
और इसी एटीपी को यूज़ करके यहाँ से 2 पोटेशियम खींच के अंदर फेंक रहा है। दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन मान लो ये ट्यूब्यूल है, ये पीसीटी है, ये पीसीटी है। अब सोडियम यहां से अंदर खिंचा रहा है, यहां पे मान लो एक सिम्पोर्ट लगा हुआ है, दिस इज अ सिम्पोर्ट। सोडियम यहां से अंदर खिंचा रहा है। सोडियम यहां से अंदर क्यों खिंचा हुआ आ रहा है? इस पंप की वजह से खिंचा रहा है। देखो सोडियम के पास कहां से एनर्जी मिल रही है सोडियम को अंदर आने के लिए बेटा? सोडियम को यहां, ये वाले सोडियम को अंदर आने की एनर्जी कहां से मिल रही है बेटा? अल्टीमेटली तो ये इस पंप की ही एनर्जी है। इस पंप की वजह से ये वाला सोडियम बाहर जा रहा है और ये वाला सोडियम यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे सोडियम नहीं बचा, खाली हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई सोडियम की, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हो गई सोडियम की, इसी पंप की वजह से। दैट इज वाई सोडियम इज कमिंग इन। तो सोडियम यहाँ से खींचा हुआ आ रहा है, लेकिन एनर्जी पंप की ही है। अब इस एनर्जी को यूज करके अगर मैं अपना एक ग्लूकोज घुसा दूं तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना, है ना? मैंने सोडियम को कहा तू तब तक नहीं निकल सकता, मैंने सोडियम को कहा तू तब तक नहीं निकल सकता जब तक तू एक ग्लूकोज को नहीं लेके जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये इस ग्लूकोज के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? मुझे बताओ इस ग्लूकोज के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है? Is it active transport or is it passive transport? For this, it is active transport because क्या ग्लूकोज की कोई औकात थी? क्या ग्लूकोज की कोई औकात थी अगर ये सोडियम ना होता इसे साथ ले जाने के लिए? नहीं थी ना। सिर्फ सोडियम की औकात थी जाने की, क्योंकि इसके पास यहाँ पंप लगा हुआ है, इसके बाप का पंप है, ठीक है? तो पंप की वजह से सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसके जाने की वजह से ये अंदर जा रहा है। तो एनर्जी तो पंप की ही यूज हुई ना ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए। इस पंप की वजह से ये वाला सोडियम खींच रहा है और इसके खींचने की वजह से ये वाला ग्लूकोज भी खींच रहा है। तो बेसिकली खींच तो पंप की वजह से ही रहा है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां डायरेक्टली पंप की वजह से नहीं खींच रहा, जहां डायरेक्टली पंप की वजह से नहीं खींच रहा लेकिन पंप की एनर्जी की वजह से खींच रहा है। तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये 2 प्रकार के होते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट जब आप सोडियम को इधर लेके जाओगे तो आपके उसी डायरेक्शन में आप किसी को फेंकोगे, जैसे ग्लूकोज को आपने फेंका। प्राइमरी में तो पंप ही है सिर्फ, समझ रहे हो? ये तो पंप है, डायरेक्टली जो पंप है। एंटीपोर्ट क्या है? जब आप सोडियम को इधर फेंक रहे हो तो आप एक H पॉजिटिव को इधर फेंक दो या किसी भी चीज को उल्टी डायरेक्शन में फेंक दो, ये एंटीपोर्ट है। इसे नोट करेंगे, ये टेबल नोट करेंगे जल्दी से। एंटीपोर्ट में ऑपोजिट वर्क होएगा। एंटीपोर्ट में अगर एक चीज इधर जाएगी तो दूसरी चीज इधर जाएगी, ऐसे। हाउ पीएच इज मेंटेन्ड बाय पीएचडी? अच्छी क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लिया हो? थोड़ा सा लिख भी लो, लिखने से चीज़ें याद होती हैं, स्क्रीनशॉट से चीज़ें याद नहीं होती। थोड़ा सा लिख लो। जो मैंने डायग्राम बनाए हैं ये सारे डायग्राम्स तुम्हारी कॉपी में होने चाहिए मेरे बच्चों। दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, ये सारे डायग्राम्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। दिस डायग्राम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स आपको
आपकी क्लासेस कब होती हैं बेटा? मेरी क्लासेस रोज़ सुबह 10 बजे होती है। ठीक है, अब मुझे वाटर का बताओ, ये वाटर का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? वाटर अगर एक्वापोरिन नाम के प्रोटीन से निकल रहा है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? बताओ। बेटा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव में कौन सा ट्रांसपोर्ट है? फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इधर देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? आपके पास एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन के बीच में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में से चीज़ें निकलती हैं, है ना? जैसे यहाँ पे सोडियम निकल रहा है, जैसे यहाँ पे सोडियम निकल रहा है, ठीक है? वैसे ही वाटर के निकलने के लिए ट्यूब्स होती हैं जिनको एक्वापोरिन्स कहते हैं। एक्वापोरिन्स कहते हैं। अगर मैं पीसीटी की समरी बनाऊं, अगर मैं पीसीटी की समरी बनाऊं तो बना लेते हैं। आओ, पीसीटी की समरी बना लेते हैं। रीएब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की होती है? किन चीज़ों की होती है? और सिक्रीशन किन चीज़ों की होती है? सबसे पहले रीएब्जॉर्ब हुआ सोडियम, सोडियम के पीछे रीएब्जॉर्ब हुआ वाटर, सोडियम के साथ रीएब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स भी। ये दोनों सिम्पोर्ट से हुए एब्जॉर्ब। देन पानी के पीछे पीछे भागी पानी की बीवियां, जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है? बाइकार्बोनेट आयन। अब एक बच्चे ने पूछा कि मैम पीसीटी ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन करती है? ठीक है जी, बाइकार्बोनेट आयन की स्पेशलिटी होती है कि ये ब्लड बफर होता है। ब्लड बफर होता है। ब्लड बफर का मतलब ये होता है ये ब्लड का पीएच इधर उधर नहीं खिसकने देता। ब्लड का पीएच 7 के आसपास रहता है, 7 से थोड़ा नीचे या 7 से थोड़ा ऊपर, प्लस माइनस 0.4 का फर्क रहता है, ठीक है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है आपका ब्लड। जब भी आप ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाओगे तो बाइकार्बोनेट आयन, आपने जो H पॉजिटिव खाया है, एसिडिक चीज़ें खाने का मतलब क्या है? H पॉजिटिव खा लिया है, जो आपने H पॉजिटिव खाया है उसके साथ जुड़ के बाइकार्बोनेट आयन बना देगा। सोडियम क्या कहते हैं, H2CO3 क्या बोलते हैं? H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड ना, कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो बेसिकली आपके एक्स्ट्रा H पॉजिटिव को ये चूस लेता है। इट्स अ ब्लड बफर। तो अगर आप ब्लड बफर को रीअब्जॉर्ब कराओगे ब्लड में तो आपका पीएच मेंटेन होने में हेल्प होगा। दूसरी बात, सिक्रीशन किस किस चीज़ की होती है? सिक्रीशन मैंने देखा है यहाँ पे के पॉजिटिव की बहुत तगड़ी सिक्रीशन होती है। तुम कहोगे मैम के पॉजिटिव तो यहाँ भी लिखा है, कोई बात नहीं बेटा, मैक्सिमम तो सिक्रीशन ही होती है ना, रीअब्जॉर्प्शन तो थोड़ी सी होती है। तो हम सिक्रीशन में भी डालते हैं, वैसे तो रीअब्जॉर्प्शन में भी डालते हैं, लेकिन सिक्रीशन में मेजॉरिटी ऑफ डालते हैं। H पॉजिटिव की सिक्रीशन होती है, आपकी ब्लड का पीएच खराब करता है H पॉजिटिव। तो अगर आपने ब्लड में से निकाल के सूसू में डाल दिया तो क्या ये मेंटेन करना नहीं हुआ पीएच? क्या ये मेंटेन करना नहीं हुआ पीएच? ठीक है। एक क्वेश्चन आया था नीट में, नीट 2015 से 20 के बीच में कहीं आया था। यूरिन इज एसिडिक, वाई? वाई, ये क्वेश्चन था। आंसर था, 4 ऑप्शंस में से आंसर था एक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। यूरिन में H पॉजिटिव आयंस का सिक्रीशन होता है
एक्टिवली। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा ये ठनकती है बात कि एक्टिव कैसे है ये सिक्रीशन, वाई इज दिस सिक्रीशन एक्टिव। एक्टिव तो है ये बेटा, ये आपका सेल है, यहां सोडियम पोटेशियम पंप लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप यहां से सोडियम को अंदर तभी आने दे रहे हो जब आप यहां से एक H पॉजिटिव को पीसीटी में फेंक रहे हो, ये पीसीटी है, तो ये H पॉजिटिव को अंदर फेंकना भी तो इसी बात पे डिपेंड करता है ना कि सोडियम अंदर आ रहा है या नहीं, और सोडियम अंदर आ रहा है ये किस बात पे डिपेंड करता है, पंप पे डिपेंड करता है। तो ये है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, सोडियम के पास इस वक्त पावर है ना इधर जाने की, जैसे जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, और यहाँ से H पॉजिटिव को उठा के ले तू बाहर जा, फेंक दिया, H पॉजिटिव को यहाँ पे उठा के बाहर फेंक दिया, सूसू में फेंक दिया। सो आंसर वॉज एक्टिव सिक्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। क्लियर? देन एक और चीज जो सिक्रीट होती है, इट इज अमोनिया। आप कहोगे मैम बॉडी में अमोनिया तो ह्यूमन बॉडी में बनता नहीं है, यूरिया बनता है, अमोनिया को तो हम CO2 के साथ मिला के यूरिया बना देते हैं। बेटा कुछ अमोनिया भी बचता है, जो अमोनिया बचता है उसको हम एक्टिवली सिक्रीट करते हैं, पीसीटी में भी सिक्रीट करते हैं, डीसीटी में भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का सिक्रीशन है वो रहेगा। अब मुझे समझ में आया कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। देखो ये चीज़ ज़्यादा क्लियर है जो मैंने यहाँ लिखी है, ये चीज़ थोड़ी कम क्लियर है। अगर मैं इसी को भी इतने ही मोटे उसमें बनाती, सपोज आई वुड हैव मेड इट लाइक दिस, तो ये ज़्यादा क्लियर होता है ना। तो ये चीज़ मैं आगे से इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। आप लोगों का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसकी एक और क्लास अपने को बनानी पड़ेगी, फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। आज पीसीटी का समझो, कल मैं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट का समझाऊंगी। क्लास के नीचे बेटा कमेंट ज़रूर छोड़ना, अभी मत छोड़ो यार, अभी तुम गंदी बातें बोलोगे फिर मैं डिस्करेज हो जाऊंगी, फिर मैं परेशान हो जाऊंगी, अभी मत छोड़ो। बट 2-3-4 क्लास होने के बाद ये ज़रूर बताना कि प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों को मज़े आ रहे हैं नहीं। अब मैं भी तो थोड़ा कंफर्टेबल होंगी ना यार, गिव मी सम ब्रेक, आई एम अ ह्यूमन, है ना। बोर्ड के साथ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मज़े आते हैं पढ़ाने में, है ना, आप खुश होते रहते हैं पढ़ा के, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया। अब इसके साथ तुम समझ रहे हो, मैं भी तो थोड़ा शाय फील करती हूँ ना तुम लोगों को पढ़ाने में एकदम से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना मेरे को भी एडजस्ट होने में, है। हाँ आज प्लस क्लास है, आज प्लस क्लास है 1 PM। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो आप ये क्लास लगा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप RITU कोड यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अभी आपका वो भी ऑफर चल रहा है, 1 साल पे 3 महीना और 2 साल पे 4 महीना। और इस प्लेटफॉर्म की खूबियाँ बताती हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, वी कैन मेक फ्लावर्स and we can make leaves. And we can make more flowers. ये मैंने ना जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तब ये वाला फ्लावर बनाना सीखा था, आज तक नहीं भूली। रोज का फ्लावर बनाते हैं ऐसे, तुम्हें पता है ये बात? देखो, आई लव कलर्स। ये लो, दिस फ्लावर इज डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि खुद या उनके फैमिली मेंबर्स सफ़र कर रहे हैं कोविड से।
ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, विद लव फ्रॉम रितु। ओके, डॉगी दिखा दूं? आए लियो, कुकी बॉय दिखा रही हूँ, यही सो रहा है। कुकी बॉय, कुकी कुकी कुकी, कम हियर, आजा। कुकी कुकी, आए उड़ जा, आजा पुत्तू, आजा आजा। नहीं जाना नहीं, इसको निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है, निन्नी बच्चे, देख देख निन्नी। निन्नी ओ सोना चाहता है तो अच्छा जाओ जाओ, अच्छा सो जाओ, सॉरी सॉरी। चलो आई विल सी यू टुमारो 10 AM, ठीक है। अब मुझे ये भी सीखना है कि यहाँ पे क्लास एंड स्ट्रीम कैसे करनी है। ओके आई गॉट इट, गॉट इट। चलो थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाऊँगी।